हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और हम पढ़ रहे हैं यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारा फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में हमें सिखाया जाएगा डायहाब्रिड क्रॉस आज, और डायहाब्रिड क्रॉस के साथ एक इंपॉर्टेंट लॉ भी हम आज सीखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 10th क्लास से आप डायहाब्रिड क्रॉस सुन रहे हैं और आपको ये बात बताई गई है कि एक ऐसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट दैट डील्स विद टू कैरेक्टर्स। जैसे कि आप इससे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आप सिंगल कैरेक्टर बात करते हैं, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल को डॉफ से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन सारे प्लांट टॉल, और फिर उसमें सेल्फ कराया तो F2 जनरेशन प्लांट टॉल और डॉफ में मिलते हैं। द रेशियो ऑफ 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। अब ऐसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट दैट डील्स विद टू कैरेक्टर, जैसे कि हम सीड पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है जो आप 10th से पढ़ रहे हैं, 12th में एनसीईआरटी में दे रखा है, राउंड एंड येलो सीड। अब की बार आप दो कैरेक्टर देखेंगे। वैसे तो पी प्लांट में हर वक्त आपको सातों कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेंडल एक बार में, जैसे कि पहले उसने एक ही कैरेक्टर पर स्टडी किया, फिर उसने दो कैरेक्टर पर स्टडी किया। तो जैसे हम दो कैरेक्टर के साथ लेते हैं, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, तो उसने एक प्लांट लिया जिसमें कि राउंड एंड येलो सीड, तो दूसरा प्लांट लिया उसने रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला। अगर आप उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं और एक ऐसा प्लांट जिसकी कि राउंड सीड है और एक ऐसा प्लांट जिसका रिंकल्ड सीड है, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होंगे उनके सीड राउंड होंगे, यानी राउंड वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, राउंड ट्रेड डोमिनेंट है, और रेसेसिव ट्रेड रिंकल ट्रेड जो है वो रिसेसिव है ना। और ऐसे ही अगर हम देते हैं येलो सीड और उसको हम क्रॉस कराते हैं ग्रीन सीड वाले प्लांट से, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट ऐसे होंगे उनके सीड येलो होंगे, यानी कि सीड में येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन सीड रेसेसिव है। अब दो दो कैरेक्टरों के साथ लेंगे, जाहिर सी बात है F1 के अंदर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आएगा, यानी कि राउंड और येलो सीड्स ही होंगे। लेकिन जब हम इनके अंदर सेल्फ कराते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर हमें चार रिजल्ट मिलते हैं, कि वो राउंड वाला येलो भी है, राउंड वाला ग्रीन भी है, रिंकल्ड वाला येलो भी है और रिंकल्ड वाला ग्रीन भी है। यानी अब की बार F2 जनरेशन फिनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। ठीक है ना। जेनोटाइपिक रेशियो थोड़ा और चेंज हो जाता है, 12:24:12:1। मुझे फिलहाल आपको पहले छोटी सी एक बात ही समझानी है कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर डायहाब्रिड क्रॉस। डायहाब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद टू कैरेक्टर। दो कैरेक्टर कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम दे रखा है, मैं उसी से आपको आगे की बात समझाता हूँ। पूरे डायग्राम को एक ही पेज पर ले लेते हैं, थोड़ी छोटी करके इमेज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक प्लांट लिया जिसके की सीड राउंडेड येलो है और दूसरा प्लांट लिया जिसका सीड रिंकल्ड और ग्रीन है। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे उसके अंदर राउंड येलो वाले जीन्स मौजूद होंगे, और इसके जो गैमीट्स बनेंगे रिंकल्ड ग्रीन वाले सीड मौजूद होंगे। जब आप इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन जितने भी प्लांट होंगे उनके बाद राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन वाले सीड्स होंगे। ये होगा F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन वाले प्लांट के अंदर हम करा देंगे सेल्फ। सेल्फ कराने के लिए इसमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये गैमीट्स कितने टाइप के बनाएगा? ये गैमीट्स बनाएगा चार टाइप के, जैसे कि ये था कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चार तरीके गैमीट बनाएगा, जैसे कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई हो सकता है। ठीक है ना। आपको गैमीट्स बनाना आना चाहिए, वरना आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने देखा था, जैसे कि वहाँ पर F1 हाइब्रिड ऐसा था, तो इसने दो तरीके गैमीट्स बनाए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो दो टाइप के गैमीट्स, और अगर डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो चार टाइप के गैमीट। यहाँ पर कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं थी, दोनों आर कैपिटल है, दोनों वाई बड़े, तो एक ही टाइप के। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होती तो फिर एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो सिंगल टाइप के गैमेट। ठीक है ना। वैसे अगर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जब दोनों टी कैपिटल थे तब भी वो एक ही टाइप के गैमेट बनाए थे ऐसे, और दोनों टी स्मॉल थे तब भी एक टाइप के गैमेट बने थे ऐसे। यानी कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं तो वन टाइप ऑफ गैमेट, सिंगल हेट्रोजाइगस कंडीशन तो दो टाइप के गैमेट, और डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन है चार टाइप के गैमेट। अब इसके अंदर हम कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, तो आप सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए इसको इसी से क्रॉस कराएंगे। अब उसके लिए फिर हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे कि हमने किया है कि इसको हमने यहाँ लिख दिया और एक दूसरा हमने यहाँ लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। जैसे आप इसको इसके साथ लिखेंगे, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल, इसको इसके साथ लिखेंगे आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस तरीके से टोटल ये 16 स्क्वायर भरे जा सकते हैं। 10th क्लास में आपने भरा होगा। मैं कोई एक चेक करा देता हूँ आपको, जैसे कि आपको ये वाला फिल करना है, तो आप आर के साथ लिखेंगे स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई के साथ लिखेंगे स्मॉल वाई। ठीक है ना। टोटल ये 16 टाइप के प्लांट आ रहे हैं। तो यहाँ पर F2 जनरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि हम जो 16 टाइप के प्लांट मिलेंगे उनके अंदर हमें राउंड येलो भी सीड्स होंगे और राउंड ग्रीन सीड्स भी होंगे, रिंकल्ड येलो भी होंगे, रिंकल्ड ग्रीन भी होंगे, और रेशियो मिलेगा हमें
1:3:3:1। तो आप ये याद कर सकते हैं कि आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा, जो देख के बताया जाता है, वो मिलेगा 9331। इसमें 9331 कौन से होंगे? ऐसे प्लांट जिसमें दोनों डोमिनेंट ट्राइट होंगे। दोनों डोमिनेंट ट्राइट कौन से होंगे? मतलब कि राउंड हो, है ना, और येलो हो। राउंड एंड येलो सीड्स वाले दोनों डोमिनेंट ट्राइट वाले होंगे 9, ठीक है ना। और अगर एक डोमिनेंट ट्राइट हो और एक रेसेसिव ट्राइट हो, यानी दोनों वाई स्मॉल हो, यानी राउंड के साथ वो हो ग्रीन, ऐसे मिलेंगे आपको 3। या फिर रिंकल्ड के साथ हो येलो, ऐसे भी आपको मिलेंगे 3। और जिनके दोनों ही कैरेक्टर रेसिड्यू हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसा आपको मिलेंगे 1। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो वो क्या होगा, आप बोलेंगे 9331। यानी 9 प्लांट राउंड येलो सीड्स वाले होंगे, 3 टाइप के प्लांट राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिल रहे हैं। 9331, 9 एक जैसे हैं, 3 3 और 1। तो यहाँ से एक सवाल आप याद कर सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो देखकर कि डायहाइब्रिड क्रॉस में मिलते हैं 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। एक सवाल तो ये हुआ जो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 9:3:3:1। और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में रेशियो क्या मिलेगा, तो देखिए जो आपने पेरेंट लिए थे वो राउंड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे। शुरू वाले 9 राउंड येलो हैं और लास्ट वाले 1 रिंकल्ड ग्रीन, 9 और 1 10। तो यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में रेशियो कितना मिलेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स के बीच में रेशियो कितना मिलेगा, तो 9 1 10 आप बोलेंगे 10:6। समझ में आ रही थी बात, ठीक है ना। अगर आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि इन 16 प्लांट में से डोमिनेंट ट्रेट किसके पास है, 9 वाले डोमिनेंट है और 3 3 में भी एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक रेसेसिव। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट ट्रेट कितने के पास मिलती है 16 में से, तो आप बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट्स हमें देखने को मिलेगी 9 और 3 12 में, 12/16। ऐसे अगर वो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, बताइए इन 16 प्लांट्स में से रेसेसिव ट्रेट्स कितने मिलेगी, तो फिर आप देखेंगे रेसेसिव एक तो लास्ट वाले 1 में मिलेगी, इन 3 3 में भी एक कैरेक्टर रेसेसिव है, आप बोलेंगे 4/16। अब इसमें सवाल वैसे ही बना सकता है, वो बोलेगा डायहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद F2 जनरेशन हमें 480 प्लांट मिले, तो बताइए 480 प्लांट में राउंड सीड्स वाले कितने हैं, तो राउंड सीड्स एक डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट वाले कितने होंगे 12/16, तो 12/16 इंटू 480 हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइप के सवाल प्रीवियस में आ चुके हैं। ये वो बोलेगा कि बताइए कि F2 जनरेशन 480 प्लांट में से ऐसे कितने प्लांट होंगे जिनके रिंकल्ड सीड्स होंगे। रिंकल्ड एक रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव वाले कितने होंगे 4/16, 4/16 480 से मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ गई बात। अगर वो सवाल में आपसे पूछता है कि दोनों ट्रेड डोमिनेंट हो, दोनों ट्रेड डोमिनेंट तो केवल 9 में नजर आएंगे। तो अगर आपसे बोलता है कि वो बोथ ट्रेड डोमिनेंट कितने प्लांट में नजर आएगा, दोनों ही ट्रेड डोमिनेंट आपको नजर आएगा 9 प्लांट्स के अंदर आउट ऑफ 16, है ना। अगर वो बोलेगा बोथ ट्रेड रेसेसिव हमें कितने प्लांट में दिखेगा, बोथ ट्रेड रेसेसिव, लास्ट वाला एक ही है तो आप बोलेंगे 1/16। 3 3 पे क्या सवाल आ सकता है कि एक ट्रेड डोमिनेंट और एक रेसेसिव, तो अगर वो आपसे पूछता है कि 1 ट्रेड डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव कितने प्लांट में मिलेगा, 1 ट्रेड डोमिनेंट 1 रेसेसिव, तो आप बोलेंगे 3/16। समझ में बात है। अच्छा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी सवाल आता है कि कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। तो एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ पे जानबूझ के इसका कलर थोड़ा अलग दिखाया, जैसे कि बिल्कुल प्योर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट वाला एक ही प्लांट, सही है ना, ये आपको ऐसा एक ही मिलेगा। और ऐसे आपको ये 2 मिल जाएंगे, एक आर कैपिटल एक स्मॉल, दोनों वाई कैपिटल ये वाले, तो ये दोनों सेम है इसलिए उन्होंने एक साथ यहाँ पर दिखाया। तो दूसरा पैटर्न आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर दोनों आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे भी आपको ऐसे 2 प्लांट देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरा पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा ये। इसके अलावा ये जो चारों प्लांट डबल हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले आपको एक साथ एक लाइन में देखने को मिल रहा है, चौथा पैटर्न मिल जाएगा आपको ये। तो आप अब तक जो देख चुके हैं वो ये कि जीनोटाइपिक रेशियो में जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी मैंने पूरा दिखाया नहीं, जितना दिखाया मैं उसे बता दे रहा हूँ। जीनोटाइपिक रेशियो बनता नजर आ रहा है कि ये अकेला एक ऐसा है, फिर ये 2 ऐसे हैं, फिर ये 2 ऐसे, फिर ये 4 ऐसे, यानी यहाँ पर रेशियो बनता हुआ दिख रहा है 12/24, 1 2 2 4। उसके बाद फिर आप देखिए ये इन्होंने कलर इसलिए जानबूझ के अलग दिखाया कि ऐसा है प्लांट बस एक ही है। फिर उसके बाद आप देखिए ये वाले दोनों प्लांट भी आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, फिर ये एक सिंगल ऐसा है, फिर ये दोनों एक जैसे हैं, और फिर ये सिंगल एक ऐसा है।
यानी रेशियो बनेगा 12 24 12 12 और 1, 12 24 12 12 1। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करें रेशियो, अगर आपसे पूछा है जीनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा डायहाइब्रिड का, तो आप बोलेंगे 12 24 12 12 1, और काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप बोलेंगे हमें मिलेंगे 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को देखकर आपने दो आंसर याद करने कि इनके अंदर हमें मिलते हैं 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 9331, और 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 12 24 12 12 1, ठीक है ना। अब डायरेक्ट भी सवाल आ जाता है कि बताइए ऐसे प्लांट इनमें से कितने होंगे। तो आप अगर ये देखिए कि ये जो डबल हेट्रोजाइगस वाला प्लांट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आपको 4 प्लांट नजर आ रहे हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है कि इनमें से 16 में से ऐसे प्लांट कितने, तो आप ये देख लीजिएगा डबल हेट्रोजाइगस वाला अगर पूछ रहा है तो आप बोल देंगे 4, और अगर आपसे पूछता है सिंगल हेट्रोजाइगस वाला तो आप बोल देंगे 2, और कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं तो आप ऐसा बोल देंगे 1, है ना। बाकी आप सवालों की प्रैक्टिस करें, बात और अच्छे समझ में आएगी आपको। कोई भी दिक्कत तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है। इसमें इसने ये कहा था कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ हाइब्रिड देन द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अगर 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन किया जाए किसी हाइब्रिड में, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जैसे कि इस क्रॉस के अंदर आप देख रहे हैं, तो कैपिटल आर को स्मॉल आर से मतलब नहीं है, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से मतलब नहीं है, और कोई भी किसी के साथ जा रहा है, इसलिए आपको F2 जनरेशन में 4 तरीके के प्लांट मिल रहे हैं, जबकि आपने 2 तरीके प्लांट दिए थे, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो जीन्स हैं वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर है, और अगर एक ही क्रोमोसोम पर तो दूर दूर, तो क्रॉसिंग ओवर दौरान थोड़ा सा पोर्शन टूट के एक्सचेंज होता है पैकेटिन स्टेज पे, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर आपसे यहाँ से सवाल ही पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब एप्लीकेबल है, तो आप बोलेंगे या तो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद हो, either the gene are present on different chromosome, or if they are present on the same chromosome then they should be distantly apart, वो थोड़े दूर दूर होना चाहिए ताकि क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसी केस में एप्लीकेबल है जबकि जीन्स या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर हो, अगर एक ही क्रोमोसोम पर है तो वो दूर दूर हो। फिर इसका एक उल्टा सवाल बनता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस केस में फेल हो जाएगा, तो अगर बोलेंगे अगर जीन्स लिंक्ड होंगे, जीन्स अगर लिंक्ड होंगे तो सेपरेट ही नहीं होंगे, जब सेपरेट नहीं होंगे तो आपको 4 तरीके के प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप की बात आपकी समझ में आ रही है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग और लगा लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और फिर देखते हैं वहाँ क्या समझाया गया। मैं एक बार इस पेज को दोबारा से इसके ओरिजिनल साइज में कर देता हूँ ताकि आप बहुत ध्यान से इस बात को समझ सकें। तो टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, और यहाँ शुरुआत में एनसीईआरटी बताया कि मेंडल आल्सो वर्कड विद एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर पर उसने भी रिसर्च की थी। एज इन सीन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट हैज सीड विद येलो कलर एंड राउंड शेप, यानी राउंड एंड येलो सीड्स को उसने क्रॉस कराया, दैट सीड विद ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप, यानी राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराया। मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट हैड येलो कलर एंड द राउंड शेप, यानी F1 जनरेशन उसे दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आए, यानी कि राउंड एंड येलो सीड्स। कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर येलो ग्रीन एंड राउंड रिंकल्ड शेप वाज डोमिनेंट? तो आप ये बात जानते हैं कि अगर आपसे बोले येलो ग्रीन में कौन सा, तो सीड में येलो कलर डोमिनेंट है और द शेप में राउंड डोमिनेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सीड्स के अंदर डोमिनेंट कौन कौन से ट्रेट हैं, तो आप बोलेंगे येलो और राउंड। F1 जनरेशन इसलिए वही नजर आए थे। The yellow color was dominant over the green and the round shape dominant over the wrinkled. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plant between round and wrinkled seed plant. ये उस बात को बता रहे हैं जो उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कराए थे। तो जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया होगा कि उसने एक प्लांट लिया होगा जिसके राउंड सीड है और एक प्लांट लिया होगा उसके रिंकल्ड सीड है, तो F1 जनरेशन सारे राउंड सीड वाले प्लांट उसे मिले होंगे, और एक ऐसा प्लांट लिया होगा कि उसके येलो सीड है और एक ऐसा प्लांट लिया होगा उसके रिंकल्ड सीड है, तो F1 जनरेशन सारे राउंड सीड वाले ही मिले होंगे। तो वो दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये बात चेक कर चुका था कि राउंड भी डोमिनेंट है इधर पी सीड्स के अंदर और येलो कलर भी डोमिनेंट। Let us use the genotypic symbols capital Y for the dominant yellow seed color and small y for recessive green seed color, capital R for the round shape seeds and the small r for wrinkled shape seed. The genotype of the parents can then be written as the round yellow seed को RRYY कैपिटल से और wrinkled green को small r small y के साथ लिख सकते हैं। The cross between the two plants can be written down in the figure 4.7 जो अभी हमने क्लास में स्टार्टिंग में देखा था, showing the genotypes of the parent plants. The gametes RY small y unite on fertilization to produce F1 hybrid. F1 hybrid आपको capital R capital Y small y मिला था, F1 hybrid. When Mendel self hybridized the F1 plant, he found that the 3/4 of the F2 plant, यानी 75% had the yellow seeds, क्योंकि इधर 9 में तो थे ही, एक डोमिनेंट कैरेक्टर
येलो सीड डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो 9 में तो रहेगा, 3 3 वाले में एक में रहेगा, यानी 12 में रहेगा, 16 में से 12 में रहेगा, तो ऑफ कोर्स 3/4 के अंदर। इस तरीके का सवाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड 1/4 हैड ग्रीन, यानी कि आपको जो कैरेक्टर रेसेसिव होगा वो मिलेगा 4 आउट ऑफ 16 यानी 25% में, और डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा 12 आउट ऑफ 16 यानी कि 75% के अंदर। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन अ 3:1 रेशियो। ये बात भी यहाँ बता रहे हैं। राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप आल्सो सेग्रीगेटेड इन 3:1 रेशियो जस्ट लाइक ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने यहाँ पर बात बताई कि जिस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने देखा था कि वो जो सेग्रीगेशन हुआ था 3:1 के रेशियो में हुआ था, यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी आप 3:1 के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन में अक्सर सवाल इस तरीके से आता है कि डोमिनेंट ट्रेड आपको कितने में मिलेगा, तो आप बोलेंगे 12 आउट ऑफ 16 में, 16 में से 12 में, और रेसेसिव आप बोलेंगे 4 16 में से, यानी 75% 25% के हिसाब से। ये क्रॉस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब इस पर इन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस फिगर 4.7 द फिनोटाइप्स राउंड येलो एंड द रिंकल्ड round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the 9:3:3:1 ratio. Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied. The ratio of the 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkled. This derivation can be written as follows: 3 round is to 1 wrinkled, 3 yellow is to 1 green, है ना। ये था मामला आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसको भी मिला के लिख दे रहे हैं इसके साथ, तो 3 राउंड और 3 येलो, तो राउंड येलो सीड्स आपको मिल जाएंगे 9, और फिर इसको इसके साथ लिख देंगे तो एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाले हो जाएंगे 3 3, और दोनों रेसेसिव वाले हो जाएंगे 1 1। यानी ये कुल मिला के समझाना चाह रहे हैं कि जो पैटर्न आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, डायहाइब्रिड क्रॉस में पैटर्न वही कॉम्बाइंड होकर आपको नजर आ रहा है। Based upon such observation on dihybrid crosses between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalization. Dihybrid cross की ऊपर स्टडी करने के बाद मेंडल ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, जनरलाइजेशन दिया, जिसे आज हम कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो स्टेटमेंट है कॉम्पिटिशन में कई बार आ चुका है। स्टेटमेंट लिखकर आता पूछा था कौन सा लॉ है, उसमें लफ्ज क्योंकि सेग्रीगेशन आया है, तो अगर जिस बच्चे ने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है तो तुक्का लगा देगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन एक बार भी आपने ध्यान से सुन लिया तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा व्हेन 2 पेयर ऑफ द ट्राइट्स, 2 पेयर जाहिर सी बात है तभी आपको मिलेंगे जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो। डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यहाँ से एक बात भी समझ में आती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव किया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, बट इट वाज एप्लीकेबल ऑन बोथ मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। लेकिन प्रूव किया गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव किया गया डायहाइब्रिड क्रॉस से, और ये एप्लीकेबल भी है केवल डायहाइब्रिड क्रॉस पर। स्टेटमेंट ये है, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी आर स्मॉल आर से मतलब नहीं है, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से मतलब नहीं है, कोई भी किसी के साथ ज्यादा, इसलिए F2 जनरेशन आपको रेशियो मिलता है 9:3:3:1। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the 2 pair of genes during meiosis, the production of the eggs and pollen in the F1 R small y plant. Consider the segregation of 1 pair of R and R. 50% of the gametes have the gene R, and the other 50% have a small r. Now, beside each gamete having either R small r, it should also have Y small y allele. डायहाइब्रिड क्रॉसिंग गैमेट्स आपने बनाए थे, वही बात चल रही। The important thing to remember here is that the segregation of 50% R and 50% small r is independent from the segregation of 50% Y and 50% small y. वही बात बताया जा रहा है, at the time of gamete formation एलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, किसी को किसी में असॉर्ट मतलब सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसी लाइन को समझाना चाह रहे हैं। Therefore, 50% of the R-bearing gametes has Y and the other 50% is small y. Similarly, 50% capital R having capital Y and 50% has small y. इसलिए आपको वहाँ जो पैटर्न देखने को मिला था वो ये मिला था कि अगर आप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 पैटर्न देखने को मिलते हैं। R कैपिटल Y के साथ भी है, R स्मॉल y के साथ भी है, ऐसी स्मॉल r कैपिटल Y के साथ है, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ। वो यही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आपको सारे मिलेंगे 25% या फिर अगर आप किसी एक के हिसाब से देखेंगे तो आपको 50-50% कि जो y वाला है वो कैपिटल Y वाला जो है कैपिटल R के साथ भी है, कैपिटल वाला जो है वो स्मॉल r के साथ भी है। द 4 टाइप्स आर, वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ जो 4 तरह गैमेट्स आपको मिलेंगे कौन से, R Y R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% या 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स। हर एक गैमेट आपको 25% मिलेगा, 4 है तो जाहिर सी बात हर एक 25% हो जाएगा। When you write down the 4 types of eggs and pollen on the 2 sides of Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygote that gave rise to the F2 plants.
क्रॉस जो बनाया था उसी की बात चल रही है। आप आसानी से सोच सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा क्रॉस बनेगा। Compositions are good that give rise to the F2 plant. Although there are 16 squares, how many different types of genotypes and phenotypes are formed? हमने ये वाली बात पहले की थी कि हमें जीनोटाइप्स कितने टाइप के मिलेंगे, 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, और फिनोटाइप कितने टाइप के मिले थे, 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। नोट देम डाउन इन द फॉर्मेट गिवन। आप उनका फॉर्मेट, तो जीनोटाइप्स कितने मिले थे आपको, तो आप बोलेंगे जीनोटाइप्स में मिले थे 9 टाइप्स के, और फिनोटाइप आपको मिले थे 4 टाइप्स के। फिनोटाइप का रेशियो क्या मिला था, 9 3 3 1, और जीनोटाइप का रेशियो क्या मिला था, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। Can you using the Punnett square data work out to give the genotype ratio at the F2 stage and fill in the format given is the genotype ratio also 9331? नहीं, genotype ratio 9331 नहीं, genotype ratio 12 24 12 12 है, यानी आपको जीनोटाइप्स कितने टाइप के मिले थे, 9 टाइप्स के, और फिनोटाइप कितने टाइप के मिले थे आपको, 4 टाइप्स के। आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है इसे पढ़ना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।